हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज मोहम्मद शाहनवाज अहमद। और आज हम लोग अपने लेक्चर में बात करेंगे फिर से इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को, एक्सेस प्रेशर को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था लिक्विड ड्रॉपलेट या एयर बबल का केस देखा था। देन हम लोगों ने इसके बाद देखा था सोप फिल्म का केस। अब हम लोग उसके आगे चलेंगे और हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर मान लीजिए सोप फिल्म में हमने सोप फिल्म की जो थिकनेस ली थी, इससे पहले वाले केस में हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। अगर मान लीजिए हम थिकनेस टी को ले लें तो फिर क्या होगा, दैट इज की देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, ये सिचुएशन लिया था और इस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या माना था कि इसको जो थिकनेस है वो लगभग ना के बराबर है। दैट इज कि हम लोग इसकी थिकनेस को क्या करके चल रहे थे, नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। ये जो थिकनेस है इसको हम लोग क्या करके चल रहे थे, नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। लेकिन इन केस अगर अब हम लोग क्या कर लें, मान लें कि कंसीडर कर लें कि सोप फिल्म की थिकनेस क्या थी, टी थी। ठीक है, इफ वी कंसीडर द thickness of soap film BT, अगर मान लीजिए मैंने सोप फिल्म की थिकनेस अगर टी कंसीडर कर ली और इस बार हम उसको नेग्लेक्ट करके नहीं चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे तो क्या होगा, इस बार ध्यान से देखिए, अगर हमने उसको नेग्लेक्ट नहीं किया है तो इन साइड पर जो सरफेस टेंशन होगा वो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस पर आएगा, जबकि आउटसाइड पर जो होगा वो किस पर होगा, वो होगा आपका 2 पाई आर प्लस टी पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि सब कुछ वही करना है। हमने फिर से लिखा अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम लोग कहां चले गए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चले गए। और हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब चले गए तो हम लोग कहेंगे क्या कि भाई 2 पाई आर जो इनसाइड वाले सरकमफ्रेंस पर लगेगा, कौन, सरफेस टेंशन फोर्स यानी सिग्मा 2 पाई आर, और आउटर वाले पर कितना लगेगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर प्लस टी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बराबर होगा किसके, ये पूरा का पूरा बराबर होगा आपको एक्सेस प्रेशर फोर्स के। और एक्सेस प्रेशर फोर्स कितना है आपका, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर हम चाहें तो पाई इंटू आर प्लस टी का होल स्क्वायर भी कर दे, लेकिन जब उसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यानी आर का स्क्वायर आएगा प्लस टी का स्क्वायर आएगा। और जब कोई चीज बहुत छोटी हो और उसका आप स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कि हम सिंपल यहां पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे को अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए दोनों जगह देखिए यहां से पाई कॉमन लेकर के इससे हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहां क्या बचेगा, हम लोगों को देखो 2 सिग्मा यहां भी था, 2 सिग्मा यहां भी था, दोनों जगह से हमने कॉमन निकाल लिया। यहां बचा आपको आर प्लस टी और यहां बचा P इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोगों को एक्सेस प्रेशर P की वैल्यू चाहिए थी, तब जब हम लोग सोप फिल्म का या सोप बबल का थिकनेस T अज्यूम करके चल रहे हैं, तब तो उस केस में P बराबर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से देखिए ये R प्लस टी कितना हो जाएगा, 2R प्लस टी। दैट इज की एक्सेस प्रेशर उस केस में अगर कभी आपसे कहा जाए कि आपको सोप फिल्म की थिकनेस अज्यूम करके चलनी है, उस केस में कितना आएगा, तो 2 सिग्मा आर स्क्वायर 2R प्लस टी के बराबर होगा। क्लियर है, लेकिन ये रिजल्ट आप तब लेंगे जब आप सोप फिल्म की थिकनेस को कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने बिना थिकनेस को लेकर के सॉल्व किया था, इस बार हम थिकनेस कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो यहां पर आपको अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए याद रखिएगा, हम लोग पाई इंटू
आर प्लस टी का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब स्मॉल टी का स्क्वायर, और टी क्या है, थिकनेस है। वो माना कि हमने नेग्लेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो बहुत कम होगा, और किसी बहुत छोटी चीज का स्क्वायर करोगे ना तो और छोटी हो जाएगी, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। और किसी सम को एक छोटे से टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग 2 इंटू आर टी को और टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे और सीधे हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस पे चलते हैं आपको, और मेरा नेक्स्ट केस होगा इस बार लिक्विड जेट का। ठीक है, यानी अभी हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले देखा लिक्विड ड्रॉपलेट या एयर बबल में एक्सेस प्रेशर कितने के बराबर होगा, ये हमने देखा। और ये जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ रही है ये क्या है, ये हमेशा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड के बराबर होगा। क्लियर है? जब भी हम एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड जेट की। लिक्विड जेट का मतलब यह है कि आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए एक नोजल है और उससे आपको फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जो फ्लूइड बाहर आता है ना वो किस शेप का फ्लूइड होता है, वो है सिलेंड्रिकल शेप का। या फिर आप अपने घर में देखते हैं कि आपके घर में क्या है, नल है, टैप है, टैप से पानी गिर रहा है, तो पानी जो गिरता है वो किस शेप में गिरता है, वो आपको सिलेंड्रिकल शेप का वाटर होता है। तो जो वाटर का शेप है वो जो निकल रहा है उसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड लिक्विड जेट। ठीक है, तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ये किसके लिए देखेंगे, अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड जेट में कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब मेरा लिक्विड जेट कैसा होगा, तो देखिए लिक्विड जेट जो होगा वो होगा आपको सिलेंड्रिकल शेप का। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का। ये है मेरा लिक्विड जेट। ठीक है, और इस लिक्विड जेट को हम लोग क्या करेंगे, 2 हाफ में कट कर देंगे। ठीक है, कट इनटू 2 हाफ्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे 2 हाफ्स में। ठीक है, ये मेरा लिक्विड जेट है, और इस लिक्विड जेट की जो लेंथ है, सपोज दैट हमने माना कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है आपको L, और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, और डाया अगर कहें तो कैपिटल D। क्लियर है? चलिए देखिए, तो अभी हमने कहा कि देखिए इसकी रेडियस जो है वो है R, इसकी लेंथ जो है ये L है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कट इनटू 2 हाफ। और कैसे कट करना है, लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, किस तरीके से कट करना है, लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज कि इसको हम लोग कट करेंगे लेकिन इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कट करेंगे। किसके अबाउट कट करना है, तो इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को अगर देखेंगे ध्यान से तो ही हम लोगों को बात समझ में आएगी कि इसको कैसे करना है। तो इसके लिए हम इसका हाफ पार्ट नीचे बना के दिखाते हैं कि देखिए ये कैसे हम लोग कट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए सबसे पहले हम आपको क्या दिखाते हैं कि ये मान लीजिए इसको अगर हम कट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनली अगर कट कर देंगे तो। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसको समझने में ही सारा खेल है। अगर इसमें यहां गलती हो गया समझने में तो फिर दिक्कत होती है कि ये कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा, आपको सामने से दिखाया जा रहा है। जब हम इसको सिलेंडर को ऐसे कट करेंगे क्या होगा, देखो ये मैंने उसका सेंट्रल एक्सिस दिखाया है। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि देखिए इस सिलेंडर को अगर कट कर देंगे तो पहली चीज तो समझो कि इस सिलेंड्रिकल शेप के जो लिक्विड जेट है उसके चारों तरफ जो हवा है वो होगा, और बीच में वाटर का लेयर जो है वो ऐसे हवा से उसको सेपरेट कर रहा होगा।
तो देखो ये जो अपर पोर्शन होगा ये मेरे टैप से या मेरे नोजल से कनेक्टेड होगा, और बॉटम वाला पोर्शन है ये जमीन पर है। तो हवा से जो कांटेक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो एरिया जो एयर से कांटेक्ट होगा वो ये होगा, इधर इधर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा केवल, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर जो आपको सरफेस टेंशन आएगा वो सरफेस टेंशन केवल और केवल कहां पर आएगा, देखिए वो सरफेस टेंशन आएगा केवल यहां से देखिए इसके आउटर बाउंड्रीज पर केवल सरफेस टेंशन आएगा, ठीक है। और वही चीज यहां पर भी होगा। इस चीज को ध्यान समझिएगा। अक्सर गलती क्या होता है कि हम लोग बीच में भी दिखा देते हैं कि सरफेस टेंशन आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि वो कभी भी बीच में नहीं आएगा सरफेस टेंशन। ठीक है, अब देखिए इस पे जो आपको जो एक्सेस प्रेशर फोर्स होगा वो ठीक इसके कहां होगा, सेंटर पर होगा, ठीक है। और वो हम लोग इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये है उसका सेंटर पे एक्सेस प्रेशर फोर्स। बाकी सबका सब क्या है आपको कि ये पूरा का पूरा सरफेस टेंशन है जो इसके आउटर बाउंड्रीज पर आ रहा है, ठीक है। इस चीज को समझ में आया कुछ, ठीक है। जब हम उसको कैसे कट करेंगे तो आपको क्या होगा, केवल इधर इधर ये बीच में जो डॉटेड लाइन है इस पे सरफेस टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि ये आधा पोर्शन इधर वाले वाटर से कनेक्टेड है बीच में, ना कि एयर से कनेक्टेड है। तो सरफेस टेंशन जो आना है ना वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये सब रहेगा, ठीक है। और ये वाला है आपका एक्सेस प्रेशर फोर्स, ये सब है आपका सरफेस टेंशन। तो देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक जो आपको डायमेंशन है ये क्या है, ये L है, और ये पूरा डायमेंशन आपको क्या है, इसका डाया है, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं 2R है, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड जेट देखोगे तो अगर इसको 20 से कट करेंगे तो हाफ पोर्शन इधर हाफ पोर्शन इधर आएगा, और दोनों में जो सरफेस टेंशन केवल आएगा केवल इस लेंथ पर और इस लेंथ पर आएगा, ठीक है। और जो एक्सेस प्रेशर एक्ट करेगा वो एक्सेस प्रेशर कहां पर एक्ट कर रहा होगा, तो वो एक्सेस प्रेशर बेसिकली इस एरिया पर लग रहा होगा जो हम यहां पे शेड करके दिखा रहे हैं। यही वो एरिया होगा जिस एरिया पर एक्सेस प्रेशर एक्ट करेगा, और ये एरिया आपको कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा। तो इसलिए जैसे ही हम लोग आएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, हम लोग लिखेंगे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि सरफेस टेंशन फोर्स बराबर होना चाहिए किसके, एक्सेस प्रेशर फोर्स के, ठीक है। और अगर सरफेस टेंशन फोर्स को देखा जाए तो वो क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ होता है, ठीक है। यानी फोर्स बाय लेंथ होता है, यानी फोर्स बराबर क्या होगा, सिग्मा इनटू लेंथ। तो आपने सरफेस टेंशन माना है सिग्मा, किस लेंथ पे लग रहा है देखिए, तो आपने कहा कि सर एक बार इस लंबाई पर और एक बार इस लंबाई पर, यानी L प्लस L, कितने L पर लग रहा है, 2L पर, हमने 2L ले लिया। और एक्सेस प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, एक्सेस प्रेशर इज P, और किस एरिया पर लग रहा है ये देखिए, ये जिस एरिया पे लग रहा है ये एक रेक्टेंगल है, और वो रेक्टेंगुलर एरिया कितना होगा, L इंटू D या 2R के बराबर है ना। तो हम उसको लिख सकते हैं L इंटू D कह सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहां से L और L को कैंसिल आउट कर दिया। एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या मिली, 2 सिग्मा अपॉन D, या फिर इसी को आप 4 सिग्मा अपॉन R भी कह सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, D बराबर 2R होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा बाई R कहेंगे, इसको हम लोग सिग्मा बाई R भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो अगर कभी आपको लिक्विड जेट का केस दिया जाए और उस लिक्विड जेट के केस में आपसे कहा जाए कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जेट, अब बताइए कितने के बराबर होगा, तो आप उसको 2 सिग्मा बाई डी से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप उसको सिग्मा अपॉन आर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके आगे चलेंगे फर्दर। तो देखिए अब तक जो हम लोगों ने बात किया वो है मेरा कि एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन हम लोगों ने देखा, और इसके एप्लीकेशन से हम लोगों ने क्या निकालना सीखा, एक्सेस प्रेशर को फाइंड आउट करना सीखा है डिफरेंट केसेस में। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और अब हम लोग नए कंडीशन को देखेंगे जिसका नाम होगा वेटिंग एंड नॉन वेटिंग सरफेस। ठीक है, यानी कि हम लोग पहले तो ये पता करना सीखेंगे कि अगर कोई लिक्विड को हम किसी सरफेस पर या सतह पर डालते हैं तो मेरा वो सतह, वो सरफेस कब गीला होगा और कब गीला नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कंडीशन भी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं और हेडिंग मेरा रहेगा क्या, हेडिंग रहेगा वेटिंग एंड नॉन वेटिंग सरफेस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखना सीखेंगे कि वेटिंग एंड नॉन वेटिंग सरफेस कब होता है, इसका क्या कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बेसिकली ना 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स कहलाता है कौन, एक होता है कोहेजन। हम लोगों ने सीखा है कोहेजन। कोहेजन का मतलब ये होता है अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है किन के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। जबकि दूसरा फोर्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एडेशन, और एडेशन जो होता है वो बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ये भी क्या है, ये भी अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि मान लो सपोज दैट वाटर का मॉलिक्यूल है और वो वाटर के मॉलिक्यूल को जिस ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो ताकत क्या कहलाएगा, कोहेजन, क्योंकि वाटर को खींच रहा है। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, सपोज दैट आपके हाथ के सरफेस के मॉलिक्यूल को, कागज के मॉलिक्यूल को या किसी कपड़े के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ जिस ताकत से खींच रहा है, ये भी अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन ये बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडिशन। तो अट्रैक्शन फोर्स दोनों है लेकिन एक सेम टाइप के बीच में है और एक डिफरेंट के बीच में है, वो है एडिशन। और हर लिक्विड के पास ये दोनों ही मौजूद होता है और इन्हीं फोर्सेस पर डिपेंड करता है कि आपका सरफेस या सतह गीला होगा कि नहीं होगा, कौन सा फोर्स हावी है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहला कंडीशन ले लेते हैं केस 1, और हम केस 1 में ये मान के चलते हैं सपोज दैट कि मेरे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसके पास आपको एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो हमने कहा कि इफ एडिशन इज वेरी 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 हाई देन दैट ऑफ कोहेजन। पहला केस है कि अगर एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल कौन है। पहली बात तो यह है कि ये जो केस लिख रहे हैं इस केस का एग्जाम्पल कौन है, तो इस केस का एग्जाम्पल है वाटर इन ग्लास। किसका है, वाटर इन ग्लास। ठीक है, कभी भी हम वाटर को गिलास में रखेंगे तो ये इसका कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ऐसा करने पे सपोज दैट मान लीजिए हमने आपको कहा कि देखिए ये ना मेरे पास एक ग्लास है, क्लीन ग्लास है, सपोज दैट बिल्कुल ही
क्लीन ग्लास है, ये मेरा क्या है, क्लीन ग्लास, ठीक है, साफ सुथरा ताकि आपको दिखाई दे। और इस ग्लास के ऊपर हम क्या करेंगे, वाटर को गिराएंगे। तो ये चीज तो आप भी देखेंगे, एक शीशा ले लीजिए, उसके ऊपर पानी गिरा के देखिए, आप देखेंगे कि जो वाटर है ना, वो वाटर बहुत ही स्मूथली उस पे, उसके सरफेस पर क्या करने लग जाता है, फैलने लग जाता है। ठीक है, अब फैलने क्यों लग जाता है, इसलिए क्योंकि देखो वाटर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि इसका एडेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा है, आपस के बॉन्डिंग से दूसरे के साथ बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपस का मॉलिक्यूल एक दूसरे को ना पकड़ पाता है। क्यों, क्योंकि वो दूसरे के साथ ज्यादा खींचता चला जाता है, वो फैलता ही चला जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही हमने वाटर ड्रॉपलेट गिराया, ये वाटर ड्रॉपलेट क्या होने लग जाएगा, ये वाटर इसके ऊपर लगातार क्या होने लग जाएगा, फैलने लग जाएगा। ये क्या है, ये है मेरा वाटर। ठीक है, वाटर को इसके ऊपर गिराया मैंने, जैसे ही मैंने वाटर को इसके ऊपर गिराया, हमने देखा कि वाटर इसके ऊपर लगातार फैलने लग गया, और इसके कारण जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है सरफेस के साथ, इसका ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, तो हमने देखा और कहा कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है ये है थीटा एंगल से, और ये जो थीटा एंगल है ये 90 डिग्री से क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो पहली चीज ये समझ में आया कि वाटर इन ग्लास का केस अगर हम लेते हैं तो आपको जो सरफेस मिलेगा वो कैसा सरफेस मिलेगा, वेटिंग सरफेस मिलेगा। क्यों, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस पर पूरी तरीके से फैलेगा, और जब वो सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ में स्मूथली कांटेक्ट में आएगा तो वो सरफेस को क्या करेगा, गीला करेगा। इसीलिए पहली चीज क्या समझ में आई थी कि वाटर इन ग्लास इसका एग्जांपल है। दूसरी बात ये समझ में आई कि ऐसा करेंगे तो आपको कैसा सरफेस मिलेगा, वेटिंग सरफेस मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात हम लोगों को ये समझ में आई कि अगर ये कंडीशन है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहां जो थीटा है ना, पहली बात तो थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, या आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट शुड बी एक्यूट एंगल। थीटा को क्या पढ़ेंगे, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहीं से तुम कह सकते हो कि लेस देन 90 डिग्री, या ये कहो कि थीटा शुड बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये एक्यूट एंगल होगा। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग प्योर वाटर का केस ले लें तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी कंसीडर करते हैं, 0। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर प्योर वाटर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग अजम्पशन लेके चलते हैं। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि जैसे ही आपसे कोई कहे कि वेटिंग सरफेस मिल रहा है, आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि वेटिंग सरफेस मिलने का मतलब ये है कि भाई एडेसिव फोर्स कोहेसिव से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए वो शुड बी एक्यूट एंगल, दैट इज लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। एंड तीसरी चीज ये समझ में आई कि अगर मान लीजिए हम लोग प्योर वाटर का केस ले रहे हैं, या क्वेश्चन में एंगल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल लिख दिया है कि वाटर है, देन यू हैव टू टेक इट 0 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये पता चला कि वेटिंग सरफेस कब मिलता है, तो वेटिंग सरफेस तब मिलेगा जब इस कंडीशन को कोई फुलफिल करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, केस 2 की तरफ। और केस 2 क्या है, ये है केस 2 मेरा कि नॉन वेटिंग सरफेस कब मिलेगा। और नॉन वेटिंग सरफेस अगर मुझे चाहिए तो हम कह सकते हैं कि इफ, अगर मान लीजिए एडेसिव इस बार बहुत कम है कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स की तुलना में, अगर आपके पास जो भी लिक्विड है उसके पास एडेसिव फोर्स वीक है विद कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स, तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जिसका एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है मरकरी
इन ग्लास। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया, फिर से एक क्लीन ग्लास ट्यूब ले लिया, सपोज दैट आपने क्लीन ग्लास ले लिया और इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक मरकरी का ड्रॉपलेट मान लो सपोज दैट हम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इसके ऊपर सपोज दैट मान लीजिए हमने मरकरी का एक ड्रॉपलेट डाला। ठीक है, तो ये जो मरकरी है, इस मरकरी की खूबी क्या है, मरकरी की खूबी यह है कि मरकरी जो है उसके पास कोहेसिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, विद कंपैरिजन टू एडेसिव। तो ये क्या होगा, इसके आपस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को इतने टाइटली बाउंड करेंगे कि इसके मॉलिक्यूल को ग्लास पे, क्लीन ग्लास पर फैलने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर जो कांटेक्ट होगा इसके साथ, ग्लास के साथ, वो कैसा कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट होगा। और पॉइंट कांटेक्ट होने का मतलब यह है कि वो लिक्विड उस सरफेस को भिगोएगा नहीं। तो आपको जो सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा नॉन वेटिंग सरफेस। ठीक है, अब हम लोग देख ले एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सुनो, एक चीज ध्यान रखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा उधर से ही मेजर करना है जिधर से आपका फ्लूइड है। ठीक है, दैट इज की देखो, जैसे यहां पे इस डायग्राम में फ्लूइड इस साइड से था ना, तो मैंने देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर से मेजर किया, ना कि इधर से मेजर करना है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा उधर से मेजर कीजिएगा जिधर आपका फ्लूइड अवेलेबल होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो हम इसको दिखा सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट को, यहां इसको इसे खींचा और इसको अगर दिखाना है तो इसको हमने इस तरीके से खींचा। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो दिखेगा वो आपको दिखेगा इस तरीके से, ये है थीटा, और ये थीटा जो आपको दिख रहा है, आपको दिखेगा कि सर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये 90 डिग्री से हमको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो यहीं पे आपको समझ में आया दूसरा पॉइंट कि सर इस केस में जो सरफेस मिलेगी, जो सतह मिलेगी, वो कैसी होगी, वो सतह आपको नॉन वेटिंग सरफेस होगी। दैट इज कि आपने अगर मान लीजिए मरकरी को ग्लास पर ले लिया तो आपको सरफेस कैसा मिलेगा, नॉन वेटिंग सरफेस मिलेगा। और ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, मरकरी हाथ पर ले लीजिए, कभी उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, वो भागता चलेगा, वो आपके हाथ पर नहीं पकड़ाएगा। दूसरी चीज, ना ही आपके हाथ को गीला करता है, ये तो हम लोग प्रैक्टिकली फील करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये कंडीशन हम लोगों ने देखा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि इस केस में हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू हमेशा आप देखिए मोर देन 90 डिग्री दिखेगी। और हमेशा देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट किधर से मेजर करना है, जिधर फ्लूइड होगा, 90 डिग्री से ज्यादा दिखेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, चलिए ठीक है। चौथा पॉइंट कि इन केस ऑफ मरकरी हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू लिखा है, लेकिन हम आपको एक जनरल वैल्यू बता रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स में उतना ही है, वो है 132 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि फॉर मरकरी थीटा की वैल्यू आप कितना कंसीडर करेंगे, आप कंसीडर करेंगे 132 डिग्री। ठीक है, किसी किसी बुक में 128 डिग्री भी लिखा हुआ है। देखो होता क्या है ना, 130 से 138 के बीच में वैरी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो आपको 132 डिग्री ही कंसीडर करना है। क्लियर है, अदरवाइज देखो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इनकी वैल्यूज दी जाएंगी। केवल वाटर के केस में वैल्यू नहीं दी जाती है, तो आप लोग कितना ले लेते हो, 0 डिग्री ले लेते हो। मरकरी के केस में इन जनरल वैल्यूज दे दी जाती है, लेकिन अगर नहीं दे तो आप क्या करोगे, 132 डिग्री को
अज्यूम कर लोगे। क्लियर है? तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या बात किया, अभी हम लोगों ने बात किया कि देखिए आपके पास जो सरफेस होता है वो वेटिंग एंड नॉन वेटिंग दो तरीके का होता है। वेटिंग सरफेस कब मिलता है? वेटिंग सरफेस तब मिलेगा जब आपका एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स की तुलना में बहुत ज्यादा हावी हो जाए। एंड दूसरी चीज कि वेटिंग सरफेस तभी मिलेगा जब वाटर एंड ग्लास का केस होगा। तीसरी चीज, इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा लेस देन 90 डिग्री मिलेगी। और अगर आप प्योर वाटर का केस लेते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना ले लेना है? 0 डिग्री। फिर हमने देखा कि अगर मान लीजिए नॉन वेटिंग सरफेस है, मान लीजिए सपोज दैट, इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन वेटिंग सरफेस की। तो इसके लिए हमारा एग्जाम्पल क्या है? मरकरी इन ग्लास का एग्जाम्पल है, क्योंकि मरकरी के पास कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा क्या होता है? हावी होता है विद कंपैरिजन टू एडेसिव फोर्स। और ऐसा होने के कारण मरकरी कभी भी ग्लास पर फैलेगा नहीं, ठीक है? और वो हमेशा पॉइंट कांटेक्ट करेगा, और जब पॉइंट कांटेक्ट करेगा तो आपको, आपने डेफिनेशन तो सुनी रखा है, पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? इट हैज नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ, कोई लंबाई चौड़ाई है ही नहीं, तो सरफेस को गीला कैसे करेगा? ठीक है? तो आपको यहां पर जो सरफेस मिलेगा वो कैसे मिलेगा? नॉन वेटिंग मिलेगा। और नॉन वेटिंग मिलने का मतलब है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। और एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा उधर से लेना है जिधर फ्लूइड होगा। कुछ कुछ बुक्स में गलत भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन दिया है, वो गलती से लिखा गया, मिसप्रिंट है, उन्होंने लिख दिया इधर से एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखा दिया, गलती से लिखा है, ये मत सोचिएगा, ठीक है? हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट किधर से लेना है? जिधर फ्लूइड मौजूद होगा, ठीक है? एक्चुअली में हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट किसका देख रहे हैं? मरकरी का देख रहे हैं, तो मरकरी साइड से देखेंगे, इधर से देखने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है? क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। और मरकरी के केस में हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना लेके चलते हैं? 132 डिग्री लेकर के चलते हैं। तो अब भी जो हम लोगों ने बात किया है, ये बेसिकली हम लोगों ने बात किया किस पर? कि भाई आपको वेटिंग एंड नॉन वेटिंग सरफेस क्या होता है, और ये इसलिए पढ़ाया गया है ताकि हम लोग इसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर सके। और उस प्रॉपर्टी का नाम है कैविटेशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है कैपिलरिटी। कैविटेशन भी देखेंगे, बट पहले हम लोग कैपिलरिटी को देखेंगे, ठीक है? तो इसको इसलिए पढ़ाया गया है ताकि हम लोग कैपिलरिटी को समझ सके। अब कैपिलरिटी में क्या देखते हैं हम लोग? बहुत सारे केसेस में ऐसे देखते हैं कि बहुत ही स्मॉल ट्यूब का डायमीटर अगर किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो फ्लूइड अपने आप उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल, घर में आपने दिवाली में दिया जलाया होगा, आपने रुई का, कॉटन का, उसका दिया पे कॉटन रखते हैं, तेल नीचे है, तेल अपने आप ऊपर पूरे कॉटन को भिगो देता है, आधा कॉटन भिगा होता है, आधा कॉटन बाहर होता है, लेकिन वो कैसे भीग गया? तो आप कहते हो कि सर यहां पे कैपिलरी एक्शन हो रहा है। तो यही कैपिलरी एक्शन हम लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल आपने दिया का एग्जांपल लिया, आप मान लीजिए बहुत ही स्मॉल ट्यूब का डाया ले लो, उसको डुबाओ और उसमें देखो, उसमें भी यही है। इंजेक्शन सिरिंज जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस प्रिंसिपल पे काम करता है ब्लड निकालने के केस के लिए। तो ये सारे फंडामेंटल जो है ये किस पर काम करते हैं? कैपिलरिटी पर। और फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसी पर बात करेंगे कि कैपिलरिटी क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, ये क्यों हो रहा है, और इस प्रॉपर्टी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, इस प्रॉपर्टी के पीछे रीजन क्या है। क्लियर है? ठीक है? तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।